ऑल सेट है, शायद आवाज़ आ रही होगी। वैसे मैं आप सभी को बता दूं, मैं जब भी वीडियो बना रहा हूं तो कई बार मेरा वीडियो जो हो रहा है ना वो ख़राब हो जा रहा है। यानी कि क्यों ख़राब हो रहा है? माइक के कारण। परसों मैंने पूरा 1 घंटे का वीडियो बनाया, उसमें बाद में चला पता कि आवाज़ ही नहीं आ रही है, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो वॉइस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। चलिए कोई बात नहीं, मुझे लग रहा है इस बार आवाज़ आ रही होगी, मैंने ऑल सेट कर रखा है। तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल VA फास्ट स्टडी में। और आपके लिए आज फिर से हम लेकर आए हैं LT के नोट्स, है ना, जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अजंता शैली के जितने भी पॉइंट बनेंगे, यानी कि जितने भी आपके पॉइंट हैं, काफ़ी अच्छे नोट्स है, आप देखिएगा, है ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको मैं सारे नोट्स प्रोवाइड करवाऊँ एक एक करके। और आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है मुझे, यानी कि काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, और ग्रुप में बात करूँ तो 300 लोगों की ग्रुप की फैमिली बन चुकी है। तो भगवान से प्रार्थना करूँगा कि ये फैमिली काफ़ी आगे तक बढ़ती रहे। और आप लोगों को मैं जो भी नोट्स प्रोवाइड करवाऊँ, यानी कि किसी भी टॉपिक से हो, तो वो मैं मतलब ये है कि मैं आपको अच्छे से कराता रहूँ। एक सेकेंड। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे अजंता चित्र शैली की। देखिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है इससे। तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन होते हैं, बहुत बड़ी शैली है ये हमारी, तो बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं, इसको लेके चलेंगे हम आज, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है यक्ष शैली को अपनाया था। तो किसने यक्ष शैली को अपनाया था ये बात कर रहा है, ठीक है। आप याद रखना, इससे पहले मैंने आपको बताया था देव शैली। अब देखिए यहाँ पर बात क्या आती है, देखिए मैंने यहाँ पर बात की थी देव शैली की, इससे पहले मैंने देव शैली की बात की थी। और देव शैली का जो प्रयोग देखने को मिलता है वो अजंता में देखने को मिलता है, ठीक है, अजंता में देखने को मिलता है। इसी के साथ मैं बात करूँ देव शैली जो प्रचलित थी, यानी कि प्रचलित कहाँ पे थी, ठीक है, तो वो मगध में प्रचलित थी। देखिए पॉइंट समझिए अच्छे से, पॉइंटों के साथ चलिए, ठीक है। और मगध यानी कि जो मगध है, ठीक है, मगध जो है वहाँ पर किसका राज्य था, वहाँ पर किसका, तो मगध में उस टाइम था आपका बिंबसार। बिंबसार याद रखिए, बिंबसार, ठीक है, जो किसके समकालीन था, बिंबसार किसके समकालीन था। देखिए हर पॉइंट को अच्छे से आप समझिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बिंबसार, बिंबसार, देखिए ऐसा है, बिंदुसार और बिंबसार के बारे में मैंने बताया है आपको। बिंबसार आपके गौतम बुद्ध के समकालीन थे, ठीक है, गौतम बुद्ध के समकालीन। अब देखिए यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट आता है कि समकालीन होता क्या है। समकालीन क्या होता है? देखिए समकालीन होता है यानी कि जैसे आप लोग मेरे समकालीन हो, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना, तो आप लोग हो तो मैं आप लोगों के समकालीन हूँ, सेम टू सेम हो जाता है, ठीक है। यानी कि बिंबसार भी उस टाइम राजा थे और उनके समकालीन थे गौतम बुद्ध, ठीक है। तो बिंबसार ने बल्कि गौतम बुद्ध के साथ भी कार्य किया था, उन्होंने उनके राजमहल में भी जाते रहते थे बिंबसार, और सॉरी बिंबसार के राजमहल में आते थे गौतम बुद्ध। थोड़ा मैंने गलत बोल दिया था यहाँ पे। अब चलिए ये तो मैंने समझा दिया। बिंबसार और बिंदुसार में भी अंतर है, एक बार फिर से बता देता हूँ। बिंबसार और बिंदुसार, ठीक है, बिंदु ये बिंदु है, बिंदुसार, ठीक है। इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में अंतर ये तो गौतम बुद्ध के समकालीन थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये जो थे बिंदुसार, ये कौन थे? यानी कि चंद्रगुप्त के पुत्र थे ये, और इनके पुत्र थे आपके अशोक, जिनका हम कहते हैं महान सम्राट अशोक, ठीक है। एक पॉइंट और याद रखिए, बिंबसार, इनके पुत्र कौन थे? अजातशत्रु, अजातशत्रु, ठीक है। ये आप पॉइंट याद रखिए। देखो मैंने यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट बता दिए, आप इनको अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये बहुत बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। चलिए अब यहाँ पर यक्ष शैली की मैंने बात की, तो ये अशोक के काल में प्रचलित थी। यहाँ पर श्रृंगधर एक नामक यहाँ पर कवि देखने को मिल जाता है, ठीक है। केंद्र कौन सा था? राजपूताना था इसका केंद्र, ठीक है, ये पॉइंट भी आप याद रखें। आज थोड़ा मुझे खांसी हो रही, पता नहीं क्यों। इसी के साथ यहाँ पे आगे देखिए, कह रहा है कि नाग शैली का अंकन कहाँ पर देखने को मिलता है? नाग शैली का अंकन पाल शैली में देखने को मिलता है, ठीक है, पाल शैली में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा कि जैन कैसे लिख दिया, क्योंकि पाल शैली तो आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है ना,
तो यहाँ पर जैन को कट करके हम ये कर लेते हैं। अब यहाँ पर 700 से 8वीं शताब्दी, तो यहाँ पर जैन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर बौद्ध शैली होनी चाहिए, क्योंकि पाल समय क्या था, 7वीं शताब्दी समथिंग था, नहीं 700 यानी कि 700 कुछ रहा था, तो 8वीं शताब्दी भी कह सकते हैं हम, या फिर हम कहेंगे कि इसका जो समय था वो 9वीं सदी था, ठीक है, पाल शैली का। तो यहाँ पर जैन नहीं होना चाहिए, ये जैन गलत होगा। फिर कह रहा है कि यह शैली प्रसिद्ध आचार्य नागार्जुन के समय में 3री शताब्दी में थी, ठीक है। ये शैली कौन से किसके समय में थी, पाल शैली की बात कर रहा है, ठीक है, नागार्जुन के समय में। और 3री शताब्दी इसकी क्या थी, 3री मतलब 300 ईस्वी में, ठीक है, 3री शताब्दी, तो इसकी क्या हो जाएगी, आपकी समय हो जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ पर देखिए, केंद्र की बात करता हूँ पाल शैली के, तो बंगाल, बिहार और नेपाल, तो ये बंगाल, बिहार, नेपाल इसका केंद्र हो जाते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अजंता की खोज, यानी कि खोज बताना है हमें अजंता की, तो अजंता की खोज 1819 ईस्वी में डॉक्टर स्मिथ ने की थी, ठीक है, याद रखिएगा 1819 ईस्वी में डॉक्टर स्मिथ। फिर कह रहा है कि अजंता का नामांकन किस ग्रंथ में है, तो नामांकन की बात कर रहा है, ग्रंथ कौन सा है, यहाँ पर सिर्फ ग्रंथ की बात कर रहा है, तो महामयूरी ग्रंथ हो जाता है, जो आपका क्या है, एक प्राचीन ग्रंथ जो अजिष्ठा नामक स्थान पर यहाँ पर देखने को मिला था। अजिष्ठा नामक जो मतलब एक गांव था, उसी की बात कर रहा है ये, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका, कह रहा है कि अजंता का नामकरण किस ग्रंथ, अच्छा ये हो गया, एक सेकंड। अगला पॉइंट है आपका, कह रहा है कि मैत्रिक बुद्ध का अर्थ होता है, यानी कि मैत्रिक बुद्ध का अर्थ हमें बताना है, ठीक है। तो कह रहा है कि भविष्य में अवतरित होने वाले बुद्ध, यानी कि भविष्य में होने वाले अवतरित बुद्ध मतलब जो बुद्ध का जन्म होता है, यानी कि भविष्य में, उसकी बात कर रहा है, ठीक है, उसको हम अजित भी कहते हैं। अगला पॉइंट है आपका कि अजंता की गुफाएं किस पहाड़ी पर है, तो याद रखना आप, अजंता की गुफाएं जो है वो आपका सतपुड़ा पर्वत, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ठीक है, अजंता की गुफाएं विंध्याचल पर्वत श्रेणी, जो आपको अर्धचंद्राकार के रूप में देखने को मिलता है। नदी की बात करेगा तो बागोरा नदी की तट पर अजंता की जो गुफाएं हैं वो स्थित है। अगला पॉइंट है, कह रहा है अजंता में चैत्य गुफाएं की बात कर रहा है, तो चैत्य गुफाएं कौन कौन सी है, देखिए कौन कौन सी है, तो चैत्य गुफाएं कितनी हैं, 5 गुफाएं हैं। कौन कौन सी है आपका, 9, 10, 19, 26, 29 नहीं होना चाहिए, 30 होना चाहिए, 9, 10, 19, 26, 30, ठीक है, ये 5 आपकी गुफाएं हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट देख लेना। इसके बाद कह रहा है आगे कि गुफा संख्या 14 व 15 के बीच आपका 15A आ गुफा है, यानी कि गुफा संख्या आपकी जो आपकी 14 है वह 15 है, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो गुफा होगी, यानी कि इन दोनों की जो बीच की गुफा है वो आपकी क्या है, 15A गुफा है। तो इसी को मिला के आपकी अजंता में क्या हो गई, 30 गुफाएं हो गई। फिर कह रहा है कि इसे मिलाकर कुल गुफाएं कितनी हो गई, 30 हो गई, ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको। आगे कह रहा है कि बौद्ध धर्म किसके काल में 2 भागों में बटा। देखो बौद्ध धर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म किसके काल में 2 भागों में बटा, यानी कि पहले चल रहा था जो भी हीनयान, अब महायान, यानी कि हीनयान चल रहा था, तो कनिष्क के टाइम पे क्या हो गया, हीनयान और महायान, तो 2 भागों में बट गया, ठीक है, बौद्ध धर्म, हीनयान और महायान। अगला यहाँ पर थोड़ा कुछ मेन पॉइंट है, इनको भी देख लेते हैं। तो जब हम नोट्स बनाते थे तो उस टाइम जो भी हमें मतलब मेन पॉइंट देखने को मिलता था तो हम उन्हें घुसा देते थे कहीं पे, तो वैसे मैंने इसके ऊपर घुसा रखा है इसको, यानी कि एडजस्ट करना पड़ता था कहीं पे, जैसे अजंता का टॉपिक है तो वहीं पे एडजस्ट कर लिया। तो देख लो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। कह रहा है कि अजंता बिना चित्रों की दृष्टि से सबसे प्राचीन गुफा, बिना चित्रों की दृष्टि से, ठीक है, और सबसे प्राचीन हमें बताना है, तो 13वीं गुफा आपकी हो जाती है। अगला है यहाँ पे सावा, कुषाण, चालुक्य, गुप्त, यानी कि सा का मतलब क्या है, जो अजंता में कार्य किया है, यानी कि मैं आपको बता दूं अजंता में कार्य हुआ है तो किस किस काल में कार्य हुआ है, मतलब हमें क्या बताना है, काल बताना है कि किस किस काल में यहाँ पर कार्य हुआ है। तो यहाँ पर आपका सा मतलब होता है सातवाहन, ठीक है, व मतलब होता है आपका वकाटक, फिर कुषाण आपको पता है, चालुक्य आपको पता है, और गुप्त, यहाँ यानी कि यहाँ पर 5 कालों में कार्य हुआ है अजंता में, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग।
अगला पॉइंट है, कह रहा है कि बौद्ध धर्म में हीनयान से संबंधित गुफाएं कितनी हैं। देखिए अब हीनयान से संबंधित हमें गुफाएं बतानी है, ठीक है, बौद्ध धर्म की। तो कह रहा है कि 6 गुफाएं। अब देखो वो 6 गुफाएं क्या क्या है हीनयान से संबंधित। 8 से 13, यानी कि 8 से आपको 13 तक काउंट करना है, तो कितनी गुफाएं होती है 6, यानी कि आपकी 9 10 8 9 10 11 12 13, यानी कि 6 लगातार है, 8 से 13 लगातार है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि अजंता की 9वीं और 10वीं गुफा का समय, यानी कि हमें 9वीं और 10वीं गुफा का समय बताना है। तो 200 ईस्वी से 300 ईस्वी होना चाहिए। एक सेकंड है, अब यहाँ पे देखिए समय की बात कर लेते हैं। तो अजंता की गुफा यानी कि 9वीं 10वीं का हमें समय बताना है यहाँ पे। तो 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी हो जाता है, यानी कि 200 ईस्वी पूर्व से, ठीक है, ईस्वी पूर्व की बात कर रहा है, और 300 ईस्वी, तो बहुत लंबा समय था, याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करें अजंता की 16 और 17 गुफा, यानी कि 16 और 17 की बात करें तो इसका समय अगर हम बताएं तो यहाँ पर हो जाता है 350 से 500 ईस्वी, यानी कि 350 से 500 ईस्वी की बात कर रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। 16 और 17 की गुफा की बात हो रही है यहाँ पे। एक सेकंड, इसका कलर चेंज। तो 16-17 का आपका हो जाएगा 350 से और 500 ईस्वी पूर्व, ठीक है, 500 ईस्वी, सॉरी, ईस्वी पूर्व और ईस्वी में अंतर आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। ईस्वी यानी कि ईस्वी पूर्व मतलब जो पीछे से आगे बढ़ता है, पीछे से आगे के लिए बढ़ता हुआ आता है, यानी कि सॉरी, आगे से पीछे की ओर, यानी कि अगर 500 होगा, ठीक है, 550 ईस्वी पूर्व अगर होगा तो फिर आपका 450 ईस्वी पूर्व ऐसा आएगा, यानी कि पीछे के लिए चलेगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे आपका 0 पे आएगा, फिर उसके बाद आपका क्या प्रथम शताब्दी, फिर उसके बाद अगर 500 आएगा तो देखिए यहाँ पे क्या होता है 500 ईस्वी और 500 ईस्वी पूर्व। तो पहला कौन सा है, सॉरी 500 नहीं, एक सेकंड है, 500 ईस्वी पूर्व और आपका 600 ईस्वी। तो पहला कौन सा है, पहला ये है आपका, ठीक है, 500, क्योंकि ईस्वी पूर्व में है। और 600 ईस्वी यानी कि ये बात का समय ईस्वी है यहाँ पे। ईसा मसीह के जन्म से पहले आपका ईस्वी पूर्व आता है और उनके जन्म के बाद ईस्वी आता है। चलिए इसको डिफाइन कर लेंगे अगले दिन, पर इसको देख लेते पहले, वैसे आपको समझ में आ ही गया होगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि अजंता की गुफा संख्या 1 और 2 गुफा का समय हमें बताना है। तो 1 और 2 की मैं बात करूँ यहाँ पे तो 500 से आपका 628 ईस्वी हो जाता है, और 5वीं शताब्दी यानी कि 5वीं से 7वीं शताब्दी इसका समय हो रहा है। 628 है तो 628 के बाद यानी कि आपका क्या लग जाता है 7वीं सदी, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या होता 600 होता तो 6वीं सदी होता, यानी कि 00 होता अगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि चित्रों की दृष्टि से सबसे प्राचीन गुफा, यानी कि चित्रों की दृष्टि से हमें किसकी दृष्टि से बताना है, चित्रों की दृष्टि से सबसे प्राचीन बताना है। तो 9वीं और 10वीं गुफा आपकी राइट हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चनों को समझिए किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, बाकी बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब कह रहा है कि बिना चित्रों की दृष्टि से सबसे प्राचीन गुफा, यानी कि बिना चित्रों की दृष्टि से सबसे प्राचीन। अभी हमने चित्रों की दृष्टि से बताया था कि सबसे प्राचीन कौन सी है, तो 9वीं और 10वीं थी, ठीक है, 9वीं और 10वीं थी। अब पूछ रहा है कि बिना चित्रों की दृष्टि से, तो 13वीं हो जाएगी आपकी, ठीक है, 13वीं राइट हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि जेम्स फर्ग्यूसन के अनुसार सबसे प्राचीन नवीन, सॉरी जेम्स फर्ग्यूसन के अनुसार सबसे नवीन गुफा की बात हो रही है, ठीक है, नवीन गुफा की बात हो रही है। तो कौन सी है, तो वो आपकी पहली गुफा है, ठीक है, कौन सी आपकी पहली गुफा हो जाएगा, जेम्स फर्ग्यूसन के अनुसार सबसे नवीन की बात कर रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका क्रिस्टल पैलेस में अजंता की प्रदर्शनी, यानी कि जो क्रिस्टल पैलेस है आपका पेरिस में है, लंदन में है। तो वहाँ पर क्या होता है कि आग लग गई थी, है ना, तो प्रदर्शनी लगी थी 1866 ईस्वी में। जो रॉबर्ट गिल आए थे आपके, उन्होंने क्या किया था 30 प्रतिलिपियाँ बनाई थी अजंता की, और उनको क्रिस्टल पैलेस में प्रदर्शनी में उन्होंने लगाया था 1866 ईस्वी में। तो उन्होंने वहाँ पे प्रदर्शनी लगाई, तो वहाँ पर क्रिस्टल पैलेस जो है आपका, ठीक है, यहाँ पर आग लग जाती है और वो प्रदर्शनी जल के राख हो जाती है, उनमें कोई प्रदर्शनी नहीं बचती। फिर वहाँ मतलब फिर दूसरे को भेजा जाता है यहाँ पे अजंता के प्रतिलिपियों को तैयार करने के लिए। अब चलिए आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा पीडीएफ बहुत बड़ी है तो आगे भी बढ़ना है,
कह रहा है अगर आगे की अजंता की गुफा को किस चीनी यात्री ने देखा, यानी कि कौन सा वो चीनी यात्री था, ठीक है, जिसने क्या किया, अजंता की गुफा को देखा था, तो वो कौन सा था, ठीक है, याद रखिए हेमसांग बोलते इसको। और 398 ईस्वी गुफा मंदिरों का उल्लेख यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि हिंसांग की पुस्तक, यानी कि जो हिंसांग था उसने एक पुस्तक लिखी थी, और कौन सी पुस्तक थी वो पुस्तक थी आपकी ट्रैवल ऑफ इंडिया, यानी कि ट्रैवल ऑफ इंडिया एक नामक की पुस्तक थी। जब उसने ट्रैवल किया था बौद्ध धर्म के जो मतलब साक्ष्य थे उनको ढूंढने के लिए वो आया था यहाँ पे, तो उसको पता था कि यार भारत में बौद्ध धर्म का काफ़ी ज़्यादा प्रचार है, तो यहाँ पर इसके साक्ष्य मिलेंगे, तो मतलब फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर आए और बौद्ध धर्म के साक्ष्यों को उन्होंने ढूंढा था। कह रहा है आगे कि अजंता की खोज करने वाले जॉन स्मिथ थे, तो वो आपके क्या थे, मतलब क्या कहना चाह रहा है, क्या थे, तो ब्रिटिश सेना के मद्रास रेजिमेंट के सैन्य अधिकारी, यानी कि वो कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे, ठीक है, मद्रास के थे, यानी कि मद्रास के थे, ब्रिटिश सेना के थे, और क्या थे, अधिकारी थे, और कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट है आपका कि अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति कब हुई थी। क्यूरेटर यानी कि एक वहाँ पर क्या था आपका, इंसान होते हैं, नियुक्ति मतलब वहाँ पर देख रक्षा करने के लिए, तो 1908 ईस्वी में हुई थी, और उनका नाम था नारायण एकनाथ, यानी कि क्यूरेटर का नाम क्या था, नारायण एकनाथ। जैसे यहाँ पर गार्ड वगैरह होता है ना सुरक्षा करने के लिए, वैसे ही वहाँ पर क्यूरेटर था, तो नारायण एकनाथ याद रखना। चलिए आगे पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है कि मिस्टर ग्रिफिथ्स के शिष्यों में अजंता को सुंदर चित्र बनाई, अजंता के सुंदर चित्र बनाए। मिस्टर जो ग्रिफिथ्स के शिष्य थे उसमें अजंता के सुंदर चित्र बनाए थे, यानी कि अजंता की बात कर रहा है, तो वो किस प्रकार से थे, ठीक है। मिस्टर ग्रिफिथ्स के जो शिष्य थे उन्होंने मतलब जो चित्र बनाए थे वो 1872 से 76 के बीच में बनाए थे, 1872 से 1876। और ग्रिफिथ्स जो थे, ग्रिफिथ्स स्कूल ऑफ आर्ट के प्राचार्य थे, यानी कि वहाँ पर जो स्कूल ऑफ आर्ट है उसके प्राचार्य थे। जे स्कूल ऑफ आर्ट की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जे स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ पे आपका, मुंबई में है, ठीक है, ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। पॉइंट है अगला, देखिए कह रहा है कि ग्रिफिथ्स ने अजंता के चित्रों को सेट जिल्दों में प्रकाशित किया, यानी कि सेल्ट जिल्दों में एक पुस्तक होगी, ठीक है, उसी की बात कर रहा है। तो जिल्दों में कब तैयार किया उसको, उसके चित्रों को, तो 2 प्रकार से सेटों को बांटा। उन्होंने प्रकाशित कब किया था, 1896 ईस्वी में, ठीक है, तो 1896 ये हो गया। अब यहाँ पर 2 प्रकार के सेट है, तो कौन कौन से है, पहला है आपका द पेंटिंग ऑफ बुद्धिस्ट टेम्पल ऑफ अजंता, पहला आपको ये देखने को मिलेगा, पहला सेट। दूसरा आपका खानदेश इंडिया, ये 2 प्रकार के सेट उन्होंने यहाँ पर बनाए थे। चलिए आगे देखिए। अगला कह रहा है कि 1874 ईस्वी में इंडियन एंटीक्यूरी नाम की शुद्ध पत्रिका प्रकाशित की थी, तो कौन था वो जिसने इंडियन एंटीक्यूरी 1874 ईस्वी में शुद्ध पत्रिका को प्रकाशित किया था, जेम्स वर्गीस थे, उन्होंने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है आपका कि 1911 ईस्वी में अजंता की प्रतिलिपियां लेडी हिरिंगम की अध्यक्षता में किन्होंने बनाया था, ठीक है, 1911 ईस्वी में, ठीक है, अजंता की प्रतिलिपियां, यानी कि लेडी हिरिंगम थे, उनकी अध्यक्षता में बनाया था। तो कौन कौन थे उनके साथ, तो आपके थे नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, समेंद्रनाथ, के वेंकटप्पा, सैयद अहमद, मोहम्मद वजूउद्दीन वेंकटप्पा, ये सारे बंगाल शैली के चित्रकार देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। समेंद्र ये आसित किसके शिष्य है आपके, ये अविंद्रनाथ टैगोर के, अवनी बाबू, जिनको हम अवनी बाबू भी कहते हैं, ठीक है। अगला कह रहा है कि लंदन से अजंता फ्रेस्को में प्रकाशित, मतलब लंदन से इन्होंने अजंता में कब अजंता फ्रेस्को में प्रकाशित कब हुए थे, तो फ्रेस्को की बात हो रहा है, ठीक है, 1915 ईस्वी में, ठीक है, लंदन की बात कर रहा है यहाँ पे। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि अजंता को राष्ट्रीय स्मारक में घोषित किया गया। राष्ट्रीय स्मारक में घोषित कब किया गया था, तो 1951 ईस्वी में राष्ट्रीय स्मारक में घोषित किया था। अगला पॉइंट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने रख रखाव की जिम्मेदारी, यानी कि वहाँ पर सुरक्षा करने की जिम्मेदारी 1953 ईस्वी में ली थी। किसने, भारतीय पुरातत्व, यानी कि भारतीय पुरातत्व की बात करूँ मैं, तो यहाँ के जो जनक थे
पहला बोलेंगे हम तो कनिंघम थे, यानी कि कनिंघम, ठीक है, 1861 ईस्वी में शायद, ठीक है, याद रखिएगा आप। तो उन्होंने यहाँ पर जिम्मेदारी ली, ठीक है, 1953 ईस्वी में। फिर अगला पॉइंट कह रहा है कि यूनेस्को के द्वारा न्यूयॉर्क से अजंता के चित्रों का संग्रह, एक सेकंड है, संग्रह पेंटिंग ऑफ अजंता नाम, यानी कि 1954 ईस्वी में ये रखा गया था। देखो क्या कहना चाह रहा है, यूनेस्को के द्वारा न्यूयॉर्क से अजंता के चित्रों का संग्रह की बात कर रहा है, पेंटिंग ऑफ अजंता नाम। तो ये संग्रह जो रखा गया था 1954 ईस्वी में रखा गया था। अगला पॉइंट कह रहा है कि अजंता को यूनेस्को ने विश्व विरासत में कब रखा, यानी कि सूची में कब रखा था, तो 1983 ईस्वी में उन्होंने शामिल किया था। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि वाचस्पति गैरोला के अनुसार अजंता, ठीक है, अजंता के 3 भाग हुए, यानी कि वाचस्पति गैरोला ने अजंता के 3 भाग किए थे। कौन से 3 भाग है, अलंकारिक, रूप वैदिक, वर्णनात्मक, ठीक है। मैंने आपको बताया था अलंकारिक में क्या थे, उनके बेल पत्ती, पशु पक्षी वगैरह। रूप वैदिक जिसमें रूपों का अंकन हुआ, और वर्णनात्मक इसमें तो अलंकारिक में मैंने बताया था आपको, लताएं हो गई, बेल बूटे हो गए, पत्तियाँ हो गई, राक्षस हो गए, बीच में मतलब आकृतियाँ हैं, किन्नर वगैरह हो गई। और हम रूप वैदिक की बात करें, रूप वैदिक में आपके आती है पद्मपाणि, बोधिसत्ता, वज्रपाणि, बोधिसत्ता, ये आपके यहाँ पर रूप वैदिक में आ जाते हैं। नंबर 3 आपका वर्णनात्मक। और वर्णनात्मक में मैं बात करूँ तो बुद्ध भगवान के 547 जन्म जन्मांतरों की, यानी कि 547 उनके जन्म हुए हैं, तो इनके जन्म जन्मांतरों की यहाँ पे कथाएं देखने को मिल जाती है। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि एक सेकंड है, अजंता गुफा संख्या 1 के चित्र, यानी कि हमें गुफा संख्या 1 के चित्र बताने हैं। बहुत सारे चित्र हैं, इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा, बहुत बार पूछे जाते हैं चित्र। कह रहा है कि बोधिसत्ता पद्मपाणि, बोधिसत्ता वज्रपाणि, काली राजकुमारी, मार विजय, नागराज की सभा, बैलों की लड़ाई, ठीक है, बुल फाइट बोलते हैं जिसे हम। फिर आगे कह रहे हैं कि चींटियों के पहाड़ पर सांप की तपस्या, फिर महाजनक का वैराग्य, शिव जातक, रूपपाल जातक, नृत्य वादन, राज दरबार में ईरानी दूत, नंद तथा कुमारी की कथा। अगला कह रहा है कि महात्मा बुद्ध की विशाल प्रतिमा, धर्मचक्र, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसी के साथ आगे बढ़ो। नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा है कि अजंता गुफा संख्या 2 की बात कर रहा है, ठीक है, एक सेकंड, क्या हो गया ये, अच्छा ठीक है। अजंता की गुफा संख्या 2 की बात करें तो चित्र है इसमें, माया देवी का जन्म, ठीक है, सहस्त्र बुद्ध, यानी कि 1000 बुद्ध की बात हो रही है, ठीक है, सहस्त्र मतलब 1000 बुद्ध। फिर कह रहा है कि बुद्ध जन्म 2 बाएँ वाले अंगूठी, दूषित स्वर्ग, सरस्वती का चमत्कार, विदुर पंडित, उसका झूला झूलती राजकुमारी, ये हो गया आपका पूर्ण वादन जातक, भगवान बुद्ध की माता, सर्वनाश, सुनहरे मृगों द्वारा उपदेश, इसके बाद लास्ट में है आपको, एक सेकंड, प्राणों की शिक्षा। तो ये देखने को मिल जाता है यहाँ पे। अब चलते हैं आगे। फिर यहाँ पे बात करो अजातशत्रु की पत्नी, महाहंस जातक, महाहंस जातक हो गया, छंदकवादी जातक हो गया। मतलब यहाँ पर इतने सारे चित्र आपको देखने को मिलेंगे गुफा संख्या 2 में। अब बात करते हैं हम अपना, तो यहाँ पे बात कर रहा है कि अजंता गुफा संख्या 9 की हम बात करते हैं इसके चित्र की। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या रहा है कि स्तूप की ओर जाते हुए पुजारियों का दल, नाग पूजा, पशुओं को खदेड़ते हुए चारवाई, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि बैठी हुई स्त्री, यहाँ पर ये चित्र देखने को मिलते हैं। इसी के साथ बात करें हम गुफा संख्या 10 की चित्रों की, तो कह रहा है कि जुलूस, ठीक है, यानी कि बौद्ध वृक्ष की पूजा हेतु जाते राजा व दल, यानी कि जुलूस की बात कर रहा है। वहाँ पर एक बड़ा सा जुलूस है और वो वहाँ पर क्या हो रहा है कि बौद्ध वृक्ष की तरफ जा रहा है, पूजा करने के लिए जा रहे हैं राजा का दल, ठीक है। आगे कह रहा है श्याम जातक, श्रवण कुमार की कहानी यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे श्रवण कुमार की कहानी है वैसे ही घटना यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी श्याम जातक में, ठीक उसी प्रकार की। अब श्रवण कुमार की कहानी क्या थी, तो उनकी कहानी तो आप सभी को पता होगा कि श्रवण कुमार क्या करते हैं, पानी लेने के लिए जाते हैं और वहाँ पर क्या होता है कि राजा दशरथ थे आपके राम जी के पिताजी, तो उन्होंने एक शब्द वेदी बाण चला दिया और जब बाण चलाया तो उनके पीठ पे लग गया।
फिर उन्होंने सोचा कि कोई पशु पक्षी होगा शायद, है ना, तो पानी पी रहा होगा। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, मतलब जब बेटा मर गया तो उनके जो माता पिता थे श्रवण कुमार के, है ना, तो अंधे थे, तो उन्होंने क्या कर दिया, हो गए वहाँ पे, उन्होंने श्राप दे दिया, तो फिर उनको भी भोगना पड़ा, वही चीज़ है। तो ऐसी कुछ घटना है आपकी इसमें, ठीक है, याद रखना आप श्याम जातक में। अगला है सड़ंग जातक, छंदक जातक, ठीक है, ये चीज़ देखने को मिलती है। अगला पॉइंट है आपका अजंता गुफा संख्या 16 के चित्र। तो मरणासन राजकुमारी का यहाँ पर एक चित्र है, ठीक है, 16 की बात कर रहा है। कह रहा है कि नंद का वैराग्य, मरणासन राजकुमारी हो गया, नंद का वैराग्य हो गया। ये देखिए मरणासन राजकुमारी, नंद का वैराग्य हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात करूँ मैं आगे, बुद्ध की पाठशाला, बुद्ध उपदेश, सुजाता की खीर, नंद की शिक्षा, ठीक है, सारे लिखते रहिएगा आप। आषाढ़ में गौतम बुद्ध की प्रथम तपस्या, अजातशत्रु और बुद्ध की भेंट, माया देवी का स्वप्न, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि बहुरूपी मृग, हस्ती जातक, महा उमंग जातक, और आपका बुद्ध का ग्रह त्याग। इतने सारे चित्र आपके कहाँ पर देखने को मिलते हैं, गुफा संख्या 16 की बात कर रहे हैं, ठीक है, गुफा संख्या 16। चलिए आगे चलते हैं। अजंता गुफा संख्या 17 की हम बात करें चित्रों की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा राहुल समर्पण, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चित्र है ये, माता पुत्र भी इसे कहते हैं। भिक्षुक बुद्ध, ठीक है, याद रखना, भिक्षुक बुद्ध की भिक्षा, ठीक है, एक ही चित्र के पार्ट है वैसे, ज़्यादातर यही देखने को मिलता है इसमें। फिर क्या रहा कि श्रृंगार करती राजकुमारी, वेशांतर जातक, मात्र पोषक जातक, यानी कि हाथी के बच्चे के रूप में इन्होंने जन्म लिया था, किसने, बुद्ध भगवान जी ने। फिर क्या रहा है सिंहल वादन, अप्सरा, उड़ती अप्सरा, यानी कि अप्सराओं का चित्र देखने को मिलता है, उड़ती अप्सरा। माँ से विदा लेते चैतन्य, इंद्र के साथ अप्सराएं, किन्नर दमयंती, राक्षसनियों का जाल, छंदक जातक, महाकपि जातक हो गया आपका, ठीक है, शिव जातक हो गया, मत्स्य जातक हो गया, ठीक है। 8 पाप हो गए, 8 पापों से बचने के लिए बोल रहा है, ठीक है, 8 पापों से बचने के लिए, इस प्रकार से। इसी के साथ आगे बढ़ लेते हैं। गुफा संख्या 17 की बात करें तो नीलगिरी का वशीकरण भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या रहा है कि अजंता में रंग योजना, यानी कि रंग योजना यहाँ पर क्या है, अजंता में रंग योजना की जब बात आती है तो यहाँ पर देखिए खनिज गेरू पीला रंग, ठीक है, ये आपको रंग देखने को मिलेगा, लिख लेना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका अजंता में सर्वाधिक कार्य, सर्वाधिक कार्य की बात जब आएगी तो आपको वकाटक याद रखना, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कार्य हुआ है, ठीक है, कार्य सर्वाधिक की बात कर रहा है, ठीक है, वकाटक अजंता में। और अजंता में सर्वोत्कृष्ट कार्य, ठीक है, सर्वोत्कृष्ट का मतलब होता है कि अच्छा कार्य, जब अच्छे वाली बात आ जाएगी तो आपको गुप्त काल याद करना है। सर्वाधिक कार्य यानी कि ज़्यादा जो कार्य हो रहा है वो वकाटक में हो रहा है, और सर्वाधिक यानी सर्वश्रेष्ठ की बात आएगी, सॉरी, तो आप गुफा संख्या लिखना, सॉरी, आप गुप्त काल सही करना, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या रहा है, कह रहा है कि अजंता की सर्वाधिक, सॉरी थोड़ा मेरे को नींद आ रही, पता नहीं क्यों, अजंता की सर्वप्रथम प्रदर्शनी की बात कर रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि क्रिस्टल पैलेस लंदन, यानी कि 1866 ईस्वी में यहाँ पर प्रदर्शनी लगी थी। और ये अभी दोबारा क्वेश्चन आ चुका है, मैंने बताया था आपको, रॉबर्ट गिल आए थे, ठीक है, रॉबर्ट गिल ने क्या किया था, यहाँ से 30 प्रतिलिपियाँ ले गए थे अजंता से, पेरिस में उसकी प्रदर्शनी लगी थी, क्रिस्टल पैलेस लंदन में, ठीक है। 1866 में वहाँ पे दुर्घटनावश वहाँ पे आग लग गई थी, 2 बार यहाँ पर आग लगी है लंदन में, और इसी वाले क्रिस्टल पैलेस में चित्रों की जो प्रतिलिपियाँ थी वो पूरी राख हो गई थी। अगला कह रहा है कि सर्वप्रथम अजंता की खोज, तो खोज की बात कर रहा है कि 1819 ईस्वी में जॉन स्मिथ ने की थी यहाँ पर खोज। देखिए बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, मैंने ऐसे ही लिखे रहते हैं कई बार कि जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो उसको हम दोबारा लिख लेते हैं। सर्वाधिक
जातक कथाओं का अंकन तो 17वीं गुफा में है। जातक कथाओं का अंकन की बात कर रहा है, सर्वाधिक की बात कर रहा है। अगला है आपका बैलों की लड़ाई किस गुफा में, गुफा संख्या 1 में है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेन चीज़ें देखिए आप क्या क्या। अगला पॉइंट है अजंता की सीमा रेखा बनाई गई है तो लाल गेरू रंग से, यानी कि सीमा रेखा की जब बात आएगी, ठीक है, सीमा रेखा लाल गेरू रंग याद रखिए। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, ज्योतिपुंज की बात आ रही है एशिया का, तो महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। एशिया जिसमें आपका भारत भी आता है, ठीक है, एशिया महाद्वीप की बात हो रही है। और एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये भी याद रखना। फिर कह रहा है कि उड़ती हुई गंधर्व अप्सराएं, यानी कि मेन देखिए, मेन में ले रहा हूँ, 17वीं गुफा में है, गुफा संख्या 17वीं, उड़ती हुई गंधर्व क्या है आपकी अप्सराएं। फिर कह रहा है कि फाहियान ने अजंता गुफा का अंकन किया था, यानी कि फाहियान ने कब किया था, अजंता का 398 ईस्वी में किया था, तो इन्होंने 398 अंकन किया था, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका कि कौन सी गुफा हीनयान और महायान से संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों से संबंधित है। जो आपकी बौद्ध धर्म की 2 संप्रदाय हैं, हीनयान और महायान, तो वो आपकी 9वीं गुफा है। 9वीं गुफा आपकी दोनों से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है आपका, कह रहा है कि हीनयान संबंधित कितनी गुफाएं हैं, तो हीनयान से संबंधित बतानी हमें 6 गुफाएं हैं। 8 से 13 मैंने बताया था आपको, 8 से 16 सॉरी, 9 10 11 12 13, एक सेकंड यहाँ पे ये 16 गलत हो गया, तो ये तो मेरा गड़बड़ कैसे हो गया। 8 से आपकी 13 है, यानी कि 6 गुफाएं, तो 8 से 13 मतलब लगा लो कि 8 हो गया आपका, 9 हो गया, ठीक है, 8 9 10 11 12 और 13, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलत हो गया था, कई बार जल्दबाजी में लिख लेते हैं, तो 16 नहीं होना चाहिए था, 8 से 13 होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। अजंता की, अगला देखिए, अजंता की किस गुफा, ठीक है, किस गुफा में स्वर्ण रंग का प्रयोग है, स्वर्ण की बात कर रहा है, ठीक है, स्वर्ण मतलब क्या है आपका गोल्डन कलर की बात कर रहा है, तो गुफा संख्या 10, ठीक है, 10 आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अजंता में कितनी रेखा शैलियाँ हैं, कितनी रेखा शैलियाँ हैं, तो 20 रेखा शैलियाँ, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि बिहार, एक सेकेंड, अगला कह रहा है कि बिहार गुफाओं को और किस नाम से जाना जाता है, तो संगाराम के नाम से उनको जाना जाता है, संगाराम, बिहार गुफाओं को, ठीक है। और चैत्य को तो स्तूप भी कहते हैं वैसे, चैत्य या स्तूप, इस प्रकार से। अगला है आपका शिव जातक अजंता की किस गुफा में, शिव जातक की बात कर रहा है, तो पहली और 17वीं गुफा दोनों में देखने को मिलता है, पहली और 17वीं में दोनों में देखने को मिलता है। अगला है आपका भारतीय शास्त्रीय कला कौन सी है, अजंता है, और जो शिव जातक होगा उसका पहली या 17वीं देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन में एक ही आएगा, या तो 1 आएगा या फिर 17 आएगा। अगर जब आप कुछ पेपर दोगे कोई भी, तो उसमें या तो 17 पूछा जाएगा या तो 1 पूछा जाएगा कि शिव जातक कौन सी गुफा में है। भारतीय शास्त्रीय कला है हमारी अजंता। तो आज के सेक्शन में हमारे कंप्लीट हो चुके हैं पूरे क्वेश्चन, ठीक है। और आज हमने मतलब जो हमारा अजंता का टॉपिक है इसके बारे में हमने जाना, यानी कि इसके बहुत सारे पॉइंट है, जिन पॉइंटों को मैंने आपको अच्छे से बताया, ठीक है। आई होप कि आप सभी को समझ में आए होंगे, बहुत सारे पॉइंट हैं, आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए, अपने हिसाब से बनाना तो बनाइए, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। और चलिए, अब क्या बोलूँ मैं ज़्यादा, आज मैं अपने भाभी के यहाँ पे भी गया था, तो फिर थकान हो गई थी, तो बीच बीच में मुझे नींद भी आ रही थी बोलने में, तो अब आराम करता हूँ। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और आप लोग तब तक अपना ध्यान रखिए, ध्यान मतलब पढ़ाई कीजिए, अपना परिवार का ध्यान रखिए। कोरोना भी अब पता नहीं चल रहा है या नहीं चल रहा है, कॉलेजें तो हमारे शायद खुलने वाले हैं। और हाँ, मेरा बीएड चल रहा है, तो बीएड के चक्कर में मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ काम, इस पे थोड़ा वहाँ भी ध्यान देना पड़ रहा है मुझे। बाकी आगे जो भी होगा वो मैं सोच रहा हूँ बोर्ड स्टडी करवाता हूँ अच्छे से। तो बोर्ड पे भी मतलब ये है कि टाइम लगता है, उसमें
करवाने में बोर्ड में। फिर आपको थोड़ा अगर वीडियो को सही देना है तो फिर एडिट भी करना पड़ता है थोड़ा बहुत उसमें। तो इसमें तो बिना एडिट के होता है काम, इसमें कोई एडिटिंग नहीं होती है। जो मैं बोल रहा हूँ वो डायरेक्टली आपसे मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि फ़ेस टू फेस बात हो रही है इसमें, आई कांटेक्ट हो रहा है। बाकी ऐसा नहीं है कि इसमें मैं एडिटिंग वगैरह कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी नोट्स वगैरह और भी है, बहुत सारे हैं, अभी चलते रहेगा। ये नोट्स का सेक्शन है तो इसमें नोट्स ही चलते रहेंगे। और बाकी जो मैं और चीज़ें हैं, यानी कि पेपर दे रहा हूँ आपको, है ना, थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ आपका, वैसे मैं टाइम नहीं लेना चाहता किसी का भी। तो पेपर है तो पेपर भी, ओल्ड पेपर जो हमारे हैं वो भी चलते रहेंगे, ओल्ड पेपर मैं आपको करवाता रहूँगा। और बाकी बुक की जो मैं करवा रहा हूँ बुक से, सागर बुक है। अब उसमें मुझे थोड़ा ये है कि अच्छा दिखा मुझे मैटर, तो मैंने सोचा कि इससे करवा लूँ मैं। तो काफ़ी अच्छी बुक है वो भी, है ना। उसमें मैंने देखे तो कई चीज़ें देखी मैंने, तो मतलब सही है, ऐसा नहीं है कि उसमें गलत होगा। वैसे मैं हर बुक को मतलब एकदम सही भी नहीं बोल सकता, कई पॉइंट होंगे गलत हो सकते हैं। तो मतलब लगभग ठीक लगा मुझे वो, तो आप चेक कर लेना, आप लोगों को पता है, इतना नॉलेज तो होगा ही आपको। तो चलिए, बहुत बातें हो गई, बाकी करते रहेंगे आगे ज़िंदगी भर, जब तक ज़िंदगी है। चलिए, आज का सेक्शन यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय उत्तराखंड।